हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए ये जो चैप्टर है कहना चाहिए फिज़िकल केमिस्ट्री का सबसे शानदार और जानदार चैप्टर जो है वो हम इसे बोल सकते हैं। शानदार इसलिए क्योंकि इंटरेस्टिंग है, ठीक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जानदार इसलिए क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत भर भर के इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। तो कहना चाहिए कि डबल एज्ड स्वॉर्ड ये है, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि शानदार है, जानदार है, लेकिन थोड़ा सा कठिन भी है, ठीक है। अगर बेसिक चीज़ें जो है, जो कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी अगर रहेगी तो देखोगे चैप्टर में बहुत अच्छा इसमें स्कोर किया जा सकता है। लेकिन उल्टा भी है, अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी तो इसमें देखोगे एक क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है, जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन नहीं होगा। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। लेकिन ओवरऑल हम कह सकते हैं इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसे पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। तो हम बिल्कुल बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं इसमें। तो पहले तो कुछ हम बेसिक टर्म्स हम समझें, ठीक है, जो इस चैप्टर में हमें यूज़ करने हैं, इस पूरे चैप्टर। पहले तो हम ये समझें कि ये थर्मोडायनेमिक है क्या। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक चैप्टर में हमें करना क्या है, हमें जिन चीज़ों की स्टडी करनी है, एक तो क्या है, मेन जो है वो इंटर कन्वर्जन ऑफ वर्क एंड एनर्जी। मेन जो इस चैप्टर में जो हमें स्टडी करना है, इंटर कन्वर्जन ऑफ वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। वर्क और एनर्जी में इंटर कन्वर्जन, डिफरेंट फॉर्म की जो डिफरेंट टाइप की एनर्जी है उनमें इंटर कन्वर्जन, और उससे हम वर्क कैसे ले सकते हैं, ठीक है। मेन चीज़ तो ये है। और हमें क्या इसमें देखना है कि स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस मतलब स्पॉन्टेनियस का मतलब समझ रहे होंगे, पॉसिबल, मतलब कौन सी प्रोसेस पॉसिबल है, कौन सी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, कौन से रिएक्शन पॉसिबल है, कौन से रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमें इसी चैप्टर में स्टडी करना है, मतलब स्पॉन्टेनिटी को प्रिडिक्ट करना, ठीक है, ये भी इसी चैप्टर में आएगा, ठीक है। तो पहले तो हम इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हम समझें जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी इस पूरे चैप्टर में। तो जैसे सबसे पहला टर्म देखें, सिस्टम, ठीक है। सिस्टम क्या है? तो देखो, सिस्टम को हम डिफाइन कैसे करते हैं? सिस्टम को हम डिफाइन करते हैं कि पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड सिस्टम, इज कॉल्ड सिस्टम, and everything else is called surrounding। तो देखो, दो चीज़ें हमने लिखी, एक सिस्टम और एक सराउंडिंग। सिस्टम क्या है, जिसको स्टडी कर रहे हैं, उसके अलावा जो कुछ भी है वो सराउंडिंग है। तो देखिए मतलब क्या हुआ, इसको तो हम समझते हैं। जैसे सिस्टम कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने क्या बोला, जिस चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं तो सिस्टम कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो ये कंटेनर है, इसमें हमने लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, इसमें हमने लिक्विड भरा हुआ है, तो ये जो कंटेनर है ये हमारा क्या हो गया, सिस्टम हो गया, ठीक है, ये हमारा सिस्टम हो गया। इसके बाहर जो कुछ भी है वो सराउंडिंग हो गया। हम सिस्टम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, जिस भी चीज़ को स्टडी कर रहे हो उसे सिस्टम लिया जा सकता है। तो ये सिस्टम के अलावा जो कुछ भी है वो सराउंडिंग, ठीक है। समझ सकते हैं कि सराउंडिंग क्या हो गया, बहुत वास्ट हो गया, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि हमने इस रूम में एक ये कंटेनर रखा हुआ है, ठीक है, तो हमने अगर इस कंटेनर को सिस्टम मान लिया तो इस कंटेनर के बाद जो कुछ भी है वो सराउंडिंग होगा। अब मान लो हम इस रूम को सिस्टम मान लेते हैं, तो इस रूम को अगर हम सिस्टम मान लेते हैं तो इस रूम के बाहर जो कुछ भी है वो सराउंडिंग हो जाएगा, रूम के अंदर जो भी है वो सब सिस्टम का पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिस्टम वो है, जिस भी चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं उसे हम बोल रहे हैं सिस्टम, उसके अलावा जो कुछ भी है वो सराउंडिंग, ठीक है। फिर एक और टर्म हो जाता है बाउंड्री। तो बाउंड्री क्या है? बाउंड्री विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। भाई हम दो चीजें डिफाइन कर रहे हैं, सिस्टम और सराउंडिंग, तो कोई ऐसी चीज भी तो होनी चाहिए जो दोनों को सेपरेट कर रही है। तो जो चीज दोनों को सेपरेट कर रही है उसे हम बोल देंगे कि ये बाउंड्री है। जैसे हमने बोला कि भाई ग्लास है, ठीक है, जैसे ये कंटेनर है, ये सिस्टम में, तो इसकी जो दीवार होगी
ये क्या हो जाएगी, ये मतलब कंटेनर की जो वॉल्स होंगी वो क्या हो जाएगी, वो बाउंड्री हो जाएगी। अगर मान लो हमने रूम ले लिया, रूम को अगर सिस्टम ले लिया तो रूम की जो दीवार है वो क्या हो जाएगी, वो बाउंड्री हो जाएगी। ठीक है, अब बाउंड्री कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके की बाउंड्री इमेजनरी भी हो सकती है। जैसे मान लो जैसे ये कंटेनर है, ठीक है, हम मान लो हम ये बोल रहे हैं कि कंटेनर के सिर्फ इस वाले पार्ट को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, एक छोटे से पार्ट को स्टडी कर रहे हैं, तो क्या हो गया, ये जो इमेजनरी हमने लाइंस बनाई है, ये इमेजनरी लाइन जो है वो बाउंड्री हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब बाउंड्री इमेजनरी भी हो सकती है, किसी भी तरीके की हो सकती है। इनफैक्ट अगर हम बाउंड्री को क्लासिफाई करें तो बाउंड्री जो है वो 3 टाइप की हो जाती है। एक जिसे हम बोलते हैं डायथर्मल बाउंड्री। तो डायथर्मल बाउंड्री का मतलब क्या हो गया कि इसके थ्रू एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है। मतलब ये ऐसी बाउंड्री है जिसके थ्रू एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है। तो डायथर्मल बाउंड्री का मतलब हो गया कि थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल बट नॉट मैटर। ठीक है, तो डायथर्मल बाउंड्री मतलब जो है जिसके थ्रू एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है, मैटर का नहीं। जैसे सपोज करो हमने एक ग्लास लिया, पानी का ग्लास लिया, ठीक है, अब उसमें हमने गर्म करके पानी को रख दिया। तो अब गर्म करके पानी को अगर हम रख देंगे, अच्छा सिस्टम हमने क्या मान लिया, वो ग्लास जो है उसे सिस्टम मान लिया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो ये बॉटल है, ठीक है, ये जो बॉटल है ये हमने सिस्टम ले ली। ठीक है, ये जो बॉटल है नॉर्मल बॉटल है, इसमें हमने क्या किया, पानी को गर्म करके डाल दिया। ठीक है, तो पानी को गर्म करके डाल दिया, ये हमारा सिस्टम है। ठीक है, इसके बाद जो कुछ भी है वो सराउंडिंग है। तो अब क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद हम देखेंगे कि ये जो हमने पानी गर्म करके रखा था ये क्या हो गया, नॉर्मल कंडीशन पे आ गया। ठीक है, मतलब नॉर्मल ठंडा हो गया, रूम टेम्परेचर पे आ गया। तो अगर पानी का टेम्परेचर कम हुआ है मतलब इसने क्या किया है, एनर्जी को लूज किया। जो एनर्जी को इसने लूज किया, सिस्टम ये है, तो इस सिस्टम ने जो एनर्जी को लूज किया वो एनर्जी कहाँ गई है, वो बाहर गई है। बाहर मतलब कहाँ, सराउंडिंग में। तो मतलब ये जो बाउंड्री है, ये जो इसकी दीवार है, जो हमने बाउंड्री बोली थी, इसके थ्रू ही तो एनर्जी बाहर गई होगी। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये जो बाउंड्री है ये कैसी होगी, डायथर्मल बाउंड्री हो गई। ठीक है, मतलब सबको समझ में आ रहा होगा डायथर्मल बाउंड्री क्या है। अच्छा, पानी तो नहीं निकल के जा सकता ना भाई, ये जो बॉटल की जो दीवार थी इसके थ्रू पानी तो निकल के बाहर नहीं जा सकता ना, मतलब मैटर तो नहीं जा सकता, एनर्जी जा सकती है। ठीक है, तो ऐसी बाउंड्री को हम बोल देंगे डायथर्मल बाउंड्री। ठीक, ये समझ में आ रहा होगा। फिर दूसरे टाइप की जो हो जाती है बाउंड्री, जिसे हम बोलते हैं एडियाबैटिक बाउंड्री। तो एडियाबैटिक बाउंड्री का मतलब क्या हुआ, एडियाबैटिक बाउंड्री का मतलब हुआ कि थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ थ्रू विच नाइदर एनर्जी नॉर मैटर कैन बी एक्सचेंज्ड। ठीक है, मतलब ना तो एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल हो, ना मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल हो, तो ऐसे बाउंड्री को हम बोल देते हैं एडियाबैटिक बाउंड्री। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, जैसे जो बॉटल की हम बात कर रहे थे, ये बॉटल अगर थर्मस होती, यही बॉटल अगर नॉर्मल बॉटल की जगह अगर थर्मस होगी तो क्या होगा, थर्मस में आइडियल कंडीशन में हम क्या एज्यूम करके चलते हैं कि भाई जिस टेम्परेचर पे हमने पानी को भरा है वही टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो अगर वही टेम्परेचर मेंटेन है, इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, और पानी तो निकल के बाहर जा ही नहीं सकता, तो ना तो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है और ना ही मैटर का एक्सचेंज हो रहा है। तो ऐसी बाउंड्री हो जाएगी एडियाबैटिक बाउंड्री। तीसरे टाइप की जो बाउंड्री है वो हम बोलते हैं ओपन और इमेजिनरी बाउंड्री। ओपन और इमेजिनरी बाउंड्री तो आप अपने आप ही समझ सकते हैं, ओपन बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री। जैसे अभी हमने क्या बोला था, बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है। तो अब जैसे ये है, तो ये यहाँ पे हमने क्या बोल दिया था, हमने इमेजिन कर लिया था कि ये एक सिस्टम, मतलब ये जो छोटा हमने पार्ट लिया ये एक सिस्टम हो गया था। तो ये जो हमने लाइन खींची ये कैसी इमेजिनरी लाइन है।
ठीक है ना। तो ये इमेजिनरी लाइन है तो इमेजिनरी बाउंड्री, तो इमेजिनरी बाउंड्री है तो इसके थ्रू तो सब कुछ एक्सचेंज हो सकता है, क्योंकि एक्चुअल में कोई फिजिकल बाउंड्री तो नहीं है ना, हमने सिर्फ इमेजिन कर लिया है अपनी कन्वीनियंस के लिए। तो ये जो बाउंड्री है इसे हम बोलेंगे इमेजिनरी बाउंड्री या ओपन बाउंड्री और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज वेल एज मैटर कैन टेक प्लेस। ठीक है, बात सबको समझ में आ रही होगी। तो सिस्टम क्या है, जिस चीज़ को हमने स्टडी किया, उसके अलावा जो कुछ भी है वो सराउंडिंग है, और जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने का काम कर रहा है वो बाउंड्री है। और बाउंड्री ये 3 प्रकार की हो सकती है। अब जैसे बाउंड्री में 3 प्रकार पॉसिबल है, 3 टाइप पॉसिबल है, ऐसे ही सिस्टम में भी 3 टाइप पॉसिबल हो जाएंगे एग्जैक्टली इसी बेसिस पे। देखो, टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब इसमें देखें, टाइप्स ऑफ सिस्टम में हम पूरी डेफिनेशन लिखने की जगह, क्योंकि अभी हमने समझ लिया ना कि सिस्टम और सराउंडिंग में क्या हो सकता है, एनर्जी और मैटर, इन दोनों का एक्सचेंज हो सकता है। तो देखो, हम डेफिनेशन लिखने की जगह ऐसे ही समझ लेते हैं, एनर्जी मैटर, एनर्जी एक्सचेंज और मैटर एक्सचेंज। इसके बेसिस पे हम 3 टाइप के सिस्टम हम कर सकते हैं कैटेगराइज, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। ठीक है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। जो अभी हमने ये डिस्कशन किया उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं ओपन सिस्टम का मतलब क्या हो गया, एनर्जी का एक्सचेंज और मैटर का एक्सचेंज, दोनों टाइप का एक्सचेंज पॉसिबल हो। किसके साथ, सराउंडिंग के साथ। देखो, जो भी सिस्टम, अब देखो ये चीज वैसे तो हम पहले ही बोल चुके हैं, लेकिन फिर से समझ लें, जो भी सिस्टम एक्सचेंज करेगा वो किसके साथ करेगा, सिर्फ सराउंडिंग के साथ ही एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, तो ओपन सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि एनर्जी का एक्सचेंज और मैटर का एक्सचेंज दोनों ही पॉसिबल हो सराउंडिंग के साथ। क्लोज सिस्टम का मतलब क्या हुआ, एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल हो, मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो। आइसोलेटेड सिस्टम, ना एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल हो ना मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल हो। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, इसी से समझ में आ रहा होगा। एग्जांपल भी अपने आप समझ सकते हैं, जैसे ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम जैसे सपोज करो हमने क्या किया, एक ग्लास लिया, एक कंटेनर लिया, इसमें पानी को हमने रखा, ठीक है, गर्म करके रख दिया। जैसे मान लो खूब गर्म हमने किया, जैसे मान लो 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया, पानी को 80 डिग्री सेल्सियस तक हमने गर्म करा और रख दिया। ठीक है, हमने इसे रख दिया। अब क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा, जैसे हम थोड़ी देर तक इसे रखे रहेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि थोड़े टाइम के बाद इसका जो टेम्परेचर है वो गिर के क्या हो जाएगा, रूम टेम्परेचर आ जाएगा। 80 डिग्री सेल्सियस से वो जो भी रूम टेम्परेचर होगा उस पर आ जाएगा। तो टेम्परेचर अगर कम हुआ मतलब इसने एनर्जी को लूज किया। तो जिस एनर्जी को लूज किया, ये हमारा सिस्टम है, तो इसने जो एनर्जी को लूज किया वो कहाँ गई, बाहर गई। बाहर मतलब कहाँ, सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल हो गया। ठीक है, फिर मैटर का एक्सचेंज। अब भाई ये हमने इसको कंटेनर को ऐसे रखा हुआ है, इसका टेम्परेचर हमने काफ़ी रखा हुआ है, थोड़ा हाई करके रखा हुआ है, तो अब क्या होगा, ऊपर से इसे कवर नहीं किया है, तो अब क्या होगा, इवेपोरेशन तेजी से होगा। हम पढ़ चुके हैं कि भाई टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इवेपोरेशन क्या होता है, ज़्यादा तेजी से होगा। तो इवेपोरेशन अगर होगा तो ये जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है, वाटर के जो मॉलिक्यूल है, ये वेपर में कन्वर्ट होंगे। तो जो वेपर जो बन रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं। बाहर मतलब कहाँ, सराउंडिंग। तो मतलब एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज हो गया। भाई मॉलिक्यूल अगर बाहर गए तो क्या बाहर गया, मैटर बाहर गया। ठीक है ना, तो मतलब एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल हो गया। तो ये सिस्टम कैसा हो जाएगा, ओपन सिस्टम हो जाएगा। क्लोज सिस्टम मतलब अब मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करें, इसे शू से कवर करके रखें, हम उसे ढक दें, बंद कर दें ऊपर से। ठीक है, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल बाहर नहीं जा पाएंगे। तो मॉलिक्यूल बाहर नहीं जा पाएंगे तो मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन टेम्परेचर अभी भी कम होगा। भाई अगर आप पानी को गर्म करके रख दोगे और ढक भी दोगे तो भी क्या होगा, हीट का लॉस तो होगा ना। हीट का लॉस तो होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर तो अभी भी कम होगा। तो मतलब एनर्जी का एक्सचेंज अभी भी होगा। तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज सिस्टम हो जाएगा। आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल, आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल फिर से वही थर्मस। भाई थर्मस जो है वो आइडियल कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, आइडियल कंडीशन में हम बोलते हैं कि थर्मस में जिस टेम्परेचर पे हमने लिक्विड को रखा है वो टेम्परेचर क्या होगा, मेंटेन रहेगा। तो हम बोलेंगे कि जो थर्मस है वो किसका एग्जाम्पल हो गया, वो आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया। तो मतलब समझ में आ रहा होगा सबको, ये 3 टाइप के सिस्टम हो गए। ठीक है, और आगे देखें नेक्स्ट,
कुछ और बेसिक टर्म देखें, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, विच अराइजेस फ्रॉम बल्क बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स। बल्क पार्टिकल मतलब बल्क बिहेवियर ऑफ सिस्टम। देखो दो चीजें हो जाती हैं, दो टाइप की प्रॉपर्टीज हो जाती है, एक मैक्रोस्कोपिक और एक माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक मतलब क्या होता है, सिस्टम एज अ होल। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोप जो टर्म है उसी से समझ सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल से रिलेटेड। मैक्रोस्कोपिक मतलब क्या हो गया, मैक्रोस्कोपिक मतलब हो गया जो पूरे सिस्टम एज अ होल के लिए है। पूरे सिस्टम एज अ होल के लिए जो भी प्रॉपर्टी है उसे हम बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, ये सब कैसी प्रॉपर्टीज होंगी, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होगी। भाई प्रेशर जो हम निकालते हैं वो एक पार्टिकल के लिए थोड़ी निकालते हैं कि भाई एक इंडिविजुअल पार्टिकल के कारण जो प्रेशर हुआ या एक इंडिविजुअल पार्टिकल के कारण जो वॉल्यूम हुई वो तो हम नहीं निकाल सकते ना, हम तो पूरे सिस्टम एज अ होल की बात करते हैं। टेम्परेचर ऐसे ही। ठीक है, तो ये सब जो प्रॉपर्टीज है जो हम पूरे सिस्टम एज अ होल के लिए करते हैं उन्हें हम बोल देते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अब जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को हमने जो डिफाइन किया है इसे हम दो कैटेगरी में और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। दो कैटेगरी में और डिवाइड कर सकते हैं, एक जिसे हम बोलते हैं एक्सटेंसिव, दूसरा जिसे हम बोलते हैं इंटेंसिव। तो देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हुआ कि प्रॉपर्टीज द मैग्नीट्यूड ऑफ विच properties the magnitude of which depends on the amount of substance. Amount of substance are extensive property. और दूसरी टाइप की हो जाती है जिसे हम बोलते हैं इंटेंसिव। तो इंटेंसिव का मतलब क्या हो गया कि विच डिपेंड ऑन अमाउंट। ठीक है, जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करे, जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करे वो एक्सटेंसिव है। जो सॉरी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट। जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करे उसे इंटेंसिव बोलेंगे और जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करे एक्सटेंसिव। जो टर्म है उसी से समझ सकते हैं। इंटेंसिव मतलब इनहेरेंट, मतलब अंदर की जो प्रॉपर्टी है, मतलब अंदर की, मतलब अमाउंट से कोई रिलेशन नहीं। और एक्सटेंसिव मतलब जो बाहरी चीज़ों से रिलेटेड है, तो मतलब जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर जाए। देखो आइडेंटिफाई करने का तरीका समझे, क्योंकि ये देखो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो जाता है जो आते हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड नहीं, कोई भी चैप्टर से रिलेटेड किसी भी प्रॉपर्टी के लिए पूछ लिया जाएगा कि भाई ये इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है। जैसे हमने पढ़ा था, प्रेशर पढ़ा था ठीक है, प्रेशर पढ़ा था, तो प्रेशर इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है। तो देखो आइडेंटिफाई करने का तरीका समझो। देखो आइडेंटिफाई करने का तरीका समझो कि जैसे मान लो हमने क्या किया, हमारा सिस्टम है, हम सिस्टम के टर्म में चलो बात करते हैं। जैसे मान लो हमने कंटेनर ले लिया, ठीक है, इसमें कोई लिक्विड है या कोई गैस है। दो चीज़ें हो सकती हैं कि भाई या तो इसमें हमने कोई लिक्विड भरा हुआ है या कोई हमने गैस भरी, मतलब कोई भी इसमें मैटर है। ठीक है, अब इसमें सपोज करो हमने क्या किया, इसके अलग अलग पार्ट कर लिए। ठीक है, जैसे ये हमने इसको ऐसे समझे कि चार अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, चार अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसमें हमने प्रॉपर्टी नापी x1, कोई सी भी प्रॉपर्टी हो सकती है। इसमें हमने प्रॉपर्टी नापी x2, इसमें हमने प्रॉपर्टी नापी x3 और इसमें हमने प्रॉपर्टी नापी x4। ठीक है, जो ओरिजिनल था उसमें प्रॉपर्टी थी x। तो अब अगर ऐसा हो जाए कि x बराबर x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर x4, अगर ऐसा हो जाए तो मतलब क्या हो गया, अमाउंट से कोई मतलब नहीं रहा, हम इसे कितने भी पार्ट में डिवाइड कर दे प्रॉपर्टी सेम है। तो अगर ऐसा हो गया तो प्रॉपर्टी कैसी हो गई, इंटेंसिव। बात सबको समझ में आ रही होगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव।
ठीक है, बात सबको समझ में आ रही होगी। तो बस ये चीज ध्यान में रखें, जिस भी प्रॉपर्टी के लिए पूछा जा रहा है उसके लिए ये इमेजिन करके देख लें कि क्या ऐसा है। देखो जैसे मान लो चलो हम भी प्रेशर की बात कर रहे थे, जैसे प्रेशर है, प्रेशर, क्या प्रेशर ऐसा होगा कि हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दें तो जो प्रेशर है वो जो टोटल प्रेशर वो मतलब इन सब का सम, ऐसे समझो कि जैसे रूम है, चलो दूसरे और सिंपल तरीके से समझते, जैसे रूम है, ठीक है, इस पूरे रूम में प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस रूम को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, बीच में एक दीवार खींच के। तो अगर हम बीच में एक दीवार खींच के इसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, तो पहले प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर, तो अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो इधर प्रेशर क्या हो जाना चाहिए 0.5 एटमॉस्फेयर, इधर हो जाना चाहिए 0.5 एटमॉस्फेयर। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। आप रूम में कितनी भी दीवारें खींच लो, 10 दीवारें, 50 दीवार, कितनी भी दीवार खींच लो, प्रेशर कितना है वो 1 एटमॉस्फेयर ही रहेगा। तो मतलब क्या हुआ, प्रेशर किस टाइप की प्रॉपर्टी हो गई, प्रेशर जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, बात सबको समझ में आ रही होगी, यहां से भी समझ सकते हैं। वो जो हमने रूम, सबसे सिंपल तरीका रूम वाला जो हमने तरीका देखा कि अगर ऐसे समझो कि अगर प्रेशर एक्सटेंसिव होता तो क्या हो जाता, हम रूम में प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, हमने एक दीवार खींच दी तो इधर 0.5 हो जाता, इधर 0.5 हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलेंगे ये। अच्छा, अब सपोज करो कि जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम कैसे हो गई भाई, वॉल्यूम तो अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर रही है ना भाई, इसकी वॉल्यूम कुछ और है और इनकी वॉल्यूम कुछ और होगी, तो वॉल्यूम कैसी हो जाएगी, ये एक्सटेंसिव हो जाएगी, ठीक है। मोल्स है, मोल्स कैसे हो जाएंगे, ये भी एक्सटेंसिव हो जाएंगे भाई, इधर जो मोल्स हैं वो कुछ और होंगे, इधर जो मोल्स हैं वो कुछ और होंगे, ठीक है। अगर मान लो ये इसमें 10 मोल थे और इसको हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो इधर 2.5 2.5 2.5 2.5 भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो मोल्स क्या हो गए, इंटेंसिव हो गए। वॉल्यूम क्या हो गया, ये हो गया। मोलैरिटी, मोलैरिटी कैसे होगी, फिर से वही समझे, ऐसे समझे कि जैसे मान लो ये हमने एक बड़ा सा कंटेनर में लिक्विड लिया हुआ है, बड़े से कंटेनर में लिक्विड लिया हुआ है, जैसे ये हो गया, जैसे मान लो ये बड़े से कंटेनर में लिक्विड है, ये 1 लीटर हमने लिया है, मान लो हमने 1 लीटर लिया है और इसकी मोलैरिटी है 0.1 m। अब हमने इस 1 लीटर में से क्या किया है, 10 ml अलग निकाल लिया, तो 10 ml अलग निकाल लिया तो उसकी मोलैरिटी कितनी होगी, उसकी मोलैरिटी तो 0.1 ही रहेगी, ठीक है ना। तो मतलब क्या हो गया, मोलैरिटी जो है वो कैसी प्रॉपर्टी हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। डेंसिटी, डेंसिटी कैसी होगी, डेंसिटी कैसे होगी, डेंसिटी तो सेम रहेगी, बट डेंसिटी तो कांस्टेंट होती है ना, तो डेंसिटी तो हम कुछ भी करें डेंसिटी तो सेम रहेगी। तो डेंसिटी हम बोलेंगे किस प्रकार की प्रॉपर्टी हो गई, ये इंटेंसिव हो गई। तरीका सबको समझ में आ रहा होगा। वेट जो है वो ऑब्वियसली एक्सटेंसिव हो गया भाई, इसका वेट अलग होगा, इसका वेट अलग होगा, ठीक है। तो किसी भी प्रॉपर्टी के लिए देख सकते हैं इस तरीके से, किसी भी प्रॉपर्टी के लिए देख सकते हैं कि वो एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है। अब ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन इंटेंसिव है कौन एक्सटेंसिव है, देखो एक रूल जो है वो ध्यान में रख सकते हैं। रूल क्या, कॉमन सेंस वाला रूल है। हम क्या बोल सकते हैं कि रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव इज ऑलवेज इंटेंसिव, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। जो रूल हमने लिखा है वो है क्या, क्या रूल है कि 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो रेशियो है वो क्या होगा, हमेशा इंटेंसिव होगा। देखो एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे डेंसिटी है, डेंसिटी बराबर वेट बाई वॉल्यूम। वेट कैसा है, एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम कैसा है, एक्सटेंसिव है, सॉरी, ठीक है ना। वेट एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, तो इन दोनों का रेशियो डेंसिटी हो गया, डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव है। ऐसे ही मोलैरिटी,
मोलैरिटी हमने क्या बोला था, मोल्स बाय वॉल्यूम, मोल्स एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, तो दोनों का रेशियो क्या हो गया, इंटेंसिव हो गया। ठीक है, तो ये रूल देखोगे हेल्प करेगा। अच्छा, जैसे एक प्रॉपर्टी रह गई हमारी टेम्परेचर, टेम्परेचर बताओ क्या होगा, इंटेंसिव होगा या एक्सटेंसिव होगा, थोड़ा खुद सोचें। तो फिर से वही चीज़, अगर सपोज करो कमरे में टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, हम दीवार खींच दें, तो क्या ऐसा होगा कि इधर टेम्परेचर 15 इधर टेम्परेचर 15, ऐसा तो नहीं होगा ना, दोनों तरफ टेम्परेचर एक ही बराबर रहेगा। तो टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी हो गई, इसे हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी की कैटेगरी में रखेंगे। तो देखो तरीका समझ में आ रहा होगा, ये तरीका यूज करके किसी भी प्रॉपर्टी के लिए हम बता सकते हैं कि वो किस कैटेगरी में आएगी। एक तो देखो ये रूल हो गया, ठीक है। एक और जो रूल लिख सकते हैं जो हमारी हेल्प करेगा कि ऑल स्पेसिफिक और मोलर प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव। ठीक है, मतलब हर वो प्रॉपर्टी जिसके आगे स्पेसिफिक टर्म यूज किया जा रहा है या मोलर टर्म यूज किया जा रहा है वो कैसी होंगी, इंटेंसिव होगी। देखो जैसे एग्जांपल देखें, जैसे मोलर वॉल्यूम है, ठीक है। अब मोलर वॉल्यूम का मतलब हमने क्या बोला था, एक मोल की वॉल्यूम, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट होती है, ठीक है ना, ये तो कांस्टेंट होती है। तो ये अगर कांस्टेंट है तो ये प्रॉपर्टी कैसी हो गई, ये इंटेंसिव हो गई। ठीक है भाई, ऐसे समझे कि जैसे मान लो कंटेनर में एक कोई गैस थी, ठीक है। तो इसकी जो वॉल्यूम है, इसकी जो वॉल्यूम है वो तो क्या है, एक्सटेंसिव है, लेकिन एक मोल की जो वॉल्यूम है वो तो क्या हो गई, इंटेंसिव हो गई ना। तो किसी भी टर्म के आगे मोलर, जैसे हम पढ़ेंगे मोलर एनर्जी चेंज, मोलर इंटरनल एनर्जी चेंज, मोलर हीट कैपेसिटी, मतलब इस टाइप से जो है वो डिफरेंट टर्म्स हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जिसमें आगे मोलर टर्म यूज किया जाएगा। तो मोलर टर्म अगर यूज किया जा रहा है तो वो कैसी हो गई, इंटेंसिव हो गई। ठीक है, एक तो ये। दूसरा स्पेसिफिक, कुछ प्रॉपर्टीज के आगे स्पेसिफिक टर्म यूज कर लिया जाता है, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जानते होंगे शायद आप लोग, नहीं जानते होंगे तो पढ़ेंगे इस चैप्टर में। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये टर्म यूज किया जाता है। तो जहां पे भी स्पेसिफिक टर्म आ गया, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो ये क्या हो गया, ये इंटेंसिव हो गया। जैसे एक टर्म हमने यूज किया था पहले, स्पेसिफिक वॉल्यूम, अगर याद आ रहा हो, स्पेसिफिक वॉल्यूम ये हमने डिफाइन किया था, तो ये भी क्या हो गया, इंटेंसिव हो गया। ठीक है, बात सबको समझ में आ रही होगी। तो अब इसमें देखो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है और कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम आगे चलें। ठीक है, हम क्योंकि बेसिक टर्म्स हम देख रहे हैं, तो इसी में अब आगे देखो कि जैसे हमने सिस्टम को डिफाइन किया, ठीक है, सिस्टम को डिफाइन किया, सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को हमने डिफाइन किया कि मैक्रोस्कोपिक है और मैक्रोस्कोपिक में किस तरीके के। अब सिस्टम की जो स्टेट है, सिस्टम किस स्टेट में है, किस स्टेट में मतलब किस कंडीशन में है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज का यूज हमें करना पड़ता है, जिन्हें बोला जाता है स्टेट वेरिएबल। ठीक है, तो स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय मेजरिंग मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज सच एज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स, और भी बहुत सारी होती है जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जैसे इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, सब बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो हम इस चैप्टर में यूज करेंगे। तो सिस्टम की स्टेट को स्टडी करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज हम बता देंगे। ठीक है, जैसे मान लो कोई गैसियस सिस्टम है, तो किस स्टेट में है उसको बताने के लिए उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स, ये सब कुछ चीजें हमने बता दी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये भी हम बोल सकते हैं कि अगर इन प्रॉपर्टीज में हम कुछ चेंज करेंगे, इन प्रॉपर्टीज में कुछ हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, सिस्टम की स्टेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम और लिख लेते हैं, द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज सच एज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स which define the state
of system are state variable, state variables, ठीक है। the change in magnitude, the change in magnitude of any such variable alters the state of system, ठीक है। बात सबको समझ में आ रही होगी। जो चीज़ अभी हमने बोली थी कि इन प्रॉपर्टीज में कुछ भी अगर हम चेंज करेंगे तो सिस्टम की स्टेट में चेंज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसी से मिलता जुलता एक और टर्म देखें हम जो यूज करते हैं, स्टेट फंक्शन, और दूसरा पाथ फंक्शन। देखो, स्टेट वेरिएबल अलग चीज है। स्टेट वेरिएबल क्या है? वो तो वेरिएबल्स है जो सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्टेट फंक्शन क्या है? स्टेट फंक्शन क्या है? the properties, the magnitude of which depend only on the initial and final position of the system and is independent of the path followed, ठीक है। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या हुआ? जो पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे, पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे, किसके ऊपर डिपेंड करे? सिर्फ स्टेट के ऊपर डिपेंड करे। स्टेट के ऊपर डिपेंड करे मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन। दूसरे टाइप के फंक्शन हो जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शन क्या है? पाथ फंक्शन विच डिपेंड्स ऑन पाथ, जो पाथ के ऊपर डिपेंड करे वो पाथ फंक्शन, जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करे, सिर्फ स्टेट के ऊपर डिपेंड करे, वो स्टेट फंक्शन। याद रखना आसान है। देखो, इसे हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं क्योंकि ये टर्म भी ऐसा है जो पूरे चैप्टर में यूज होगा। स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। देखो, सपोज करो, एक हम चलो दूसरे एग्जांपल से समझते हैं कि स्टेट फंक्शन क्या है। सपोज करो कि जैसे क्या है, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, डिफरेंट फ्लोर्स हैं इसमें। सपोज करो कि हमें क्या करना है, इसमें छत तक जाना है, ठीक है। हमें छत तक जाना है। तो अब छत तक जाना है तो छत तक जाने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। अलग अलग रास्ते क्या हो सकते हैं कि भाई जैसे मान लो सीढ़ी लगी हुई है तो सीढ़ी से चले गए, लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट से चले गए। कोई चोरों वाला रास्ता भी हो सकता है कि भाई पाइप है, कोई पाइप से चढ़ के चले जाए, ठीक है। तो खैर वो सबके अपने अपने ऊपर है, अपने टैलेंट के हिसाब से है कि भाई कौन कैसे जाना चाहता है, ठीक है। कोई कैसा भी रास्ता यूज़ करे, कोई कैसा भी रास्ता यूज़ करे, अगर वो यहाँ तक पहुँच गया तो हाइट h जो है, ये हाइट h जो है इस चीज़ के ऊपर निर्भर नहीं करेगी कि आप कैसे गए। चाहे आप सीढ़ी से जाओ, लिफ्ट से जाओ या पाइप से जाओ, जैसे भी जाओ, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो जो हाइट h है वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है कि आप क्या रास्ता यूज़ करके, क्या पाथ यूज़ करके ऊपर पहुँचे। तो इसका मतलब क्या हो गया? हाइट h को हम क्या बोलेंगे? ये स्टेट फंक्शन है। हाइट h जो है वो स्टेट फंक्शन है, मतलब पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है आपने क्या रास्ता यूज़ किया, ठीक। अब जैसे टाइम t है, भाई टाइम तो डिपेंड करेगा ना कौन से पाथ का यूज़ आपने किया। भाई जैसे सीढ़ी से जाएंगे तो कुछ और टाइम लगेगा और लिफ्ट से जाएंगे तो कुछ और टाइम लगेगा, ठीक है। तो टाइम को हम बोलेंगे कि टाइम क्या है, इस पर्टिकुलर केस में पाथ फंक्शन हो गया, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से जो भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, दो टाइप के हो जाएंगे, ठीक है। अब है क्या कि ऑल थर्मोडायनेमिक फंक्शन, ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ऑल थर्मोडायनेमिक फंक्शंस आर स्टेट फंक्शन। तो थर्मोडायनेमिक फंक्शन जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, H, U, G,
एस। ठीक है, ये सब स्टेट फंक्शन हो जाते हैं। अब इन सब का क्या मतलब है वो इस चैप्टर में हमें पढ़ना ही है। एच एंथैल्पी होता है, यू इंटरनल एनर्जी होता है, जी फ्री एनर्जी होता है, एस एंट्रोपी होता है। तो मतलब ये सब जो फंक्शन है, ये सब फंक्शन कैसे होंगे? स्टेट फंक्शन होंगे, मतलब पाथ से इनका कोई मतलब नहीं होगा। फिर पाथ फंक्शन क्या है? पाथ फंक्शन का एग्जाम्पल हो जाता है वर्क और हीट। क्या वर्क हम करेंगे वो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, और क्या हीट का एक्सचेंज होगा वो भी पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, बात सबको समझ में आ रही होगी। तो ये हो गया हमारा स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। और देखो आगे चलें और कुछ बेसिक टर्म्स समझे। ये हो गया, चलो ठीक है। और अब हम देखें टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ठीक है, जैसे अभी हमने क्या बोला कि हम सिस्टम की किसी भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा? सिस्टम की जो स्टेट है उसमें चेंज आएगा। तो ये जो चेंज हो रहा है इसी को हम बोल देते हैं प्रोसेस। ठीक है, मतलब कुछ भी हम चेंज करें, सिस्टम में कुछ भी चेंज करें जिससे उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कोई भी चेंज हो जाए। क्योंकि हमने क्या बोला कि सिस्टम की स्टेट कौन डिफाइन कर रहा है? सेट ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल, सब इनमें से कुछ भी हम एक चेंज कर देंगे। जैसे मान लो सिर्फ प्रेशर हमने चेंज कर दिया तो सिस्टम की स्टेट हम बोलेंगे चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो गई। ठीक है, तो ये जो चेंज है इसी को हम नाम दे देते हैं क्या? प्रोसेस। ठीक है, तो अब ये प्रोसेस जो है ये कितने प्रकार की हो सकती है, मतलब कितने तरीके से हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो देखो अलग अलग टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे पहला हो जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या हो गया? अ प्रोसेस विच इज कैरीड आउट in such a manner that temperature of the system remains constant। ठीक है, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहेगा तो ऐसी प्रोसेस को हम बोल देंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। अब एक चीज़ समझे, एक क्योंकि कन्फ्यूजन होता है, चलो हम समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमने क्या किया, एक प्रोसेस, एक स्टेट हमने लिया ए 300 केल्विन, ठीक है, बाकी भी प्रेशर, वॉल्यूम कुछ और होगा, ठीक है, ए 300 है। हम इससे गए स्टेट बी पे जिसमें टेम्परेचर हमने कर दिया 350 केल्विन। फिर हम स्टेट सी पे गए, इसमें टेम्परेचर हमने कर दिया फिर से 300 केल्विन। तो पूरी ये जो प्रोसेस है ए से सी तक की प्रोसेस है, मतलब ओवरऑल जो प्रोसेस है वो ए से सी तक है। तो क्या इस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल बोल सकते हैं? खुद सोचें, क्या इस प्रोसेस को, क्योंकि ये देखो इसलिए चीज़ शुरू में बोली जा रही है क्योंकि ये कन्फ्यूजन होता है, ये डाउट होता है और ये गलती भी होती है। क्या इस पूरी प्रोसेस को हम आइसोथर्मल बोल सकते हैं? क्योंकि टेम्परेचर तो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है, तो भाई हमने बोल दिया कि डेल्टा टी ज़ीरो, तो डेल्टा टी ज़ीरो तो आइसोथर्मल। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं? ऐसा नहीं बोल सकते, ये गलती नहीं करनी है। हमने क्या बोला? हमने ये थोड़ी बोला कि डेल्टा टी ज़ीरो हो या टेम्परेचर का चेंज ज़ीरो, नहीं, हमने ये बोला कि टेम्परेचर पूरी प्रोसेस के दौरान थ्रू आउट क्या हो, कांस्टेंट रहे, यानी कि कहीं पे भी चेंज ना हो। मतलब ऐसा नहीं कि 300 से पहले 3000 हो गया, फिर 3000 से वापस 300 आ गया तो हम बोल देंगे कि प्रोसेस आइसोथर्मल हो गई, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब डेल्टा टी ज़ीरो नहीं, ज़्यादा अप्रोप्रिएट टर्म इसके लिए क्या है? डी टी ज़ीरो। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर देखो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि डेल्टा टी ज़ीरो मतलब आइसोथर्मल, तो ये स्टेटमेंट गलत है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। डी टी ज़ीरो लिखा हुआ है तो सही है, क्योंकि डी टी का मतलब ही है कि पूरी प्रोसेस के दौरान जो है वो टेम्परेचर का चेंज हमने नहीं होने दिया है। ये देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी होती है, और यही छोटी छोटी चीज़ों में कन्फ्यूजन या ध्यान में नहीं रख पाना ही इस चैप्टर को कठिन बनाता है। ठीक है, बाकी देखोगे जैसे हम क्लास में क्वेश्चन करेंगे तो ये सब चीज़ें अगर ध्यान में रखोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन आराम से होते जाएंगे। जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो भी हम आसानी से कर लेंगे, लेकिन यहाँ बेसिक चीज़ों में अगर गलती होगी तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो आइसोथर्मल का मतलब हमें ये नहीं निकालना है, ये नहीं लिखना है कि डेल्टा पी ज़ीरो, हमें ये लिखना है कि डी टी ज़ीरो, यानी कि थ्रू आउट कहीं पे भी टेम्परेचर का कोई भी चेंज नहीं आएगा, तभी हम बोलेंगे कि प्रोसेस हमारी कैसे है, आइसोथर्मल है।
और चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे आइसोथर्मल हुआ, दूसरे टाइप की प्रोसेस हम बोल सकते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसो मतलब सेम, बार मतलब प्रेशर, तो मतलब प्रेशर कांस्टेंट। तो सेम वही चीज़, अब हम पूरी डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, बस ये हम लिख रहे हैं कि जिसमें क्या है, P कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन फिर से वही चीज़, P कांस्टेंट का मतलब डेल्टा P0 नहीं, P कांस्टेंट का मतलब dP0, ठीक है। तो आइसोबारिक प्रोसेस ये हो गया, मतलब सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो एक चलो छोटा सा हम एग्जाम्पल इसमें देखते हैं कि जैसे हमने अभी बात की थी कि सिस्टम हमारा ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड 3 टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हमें प्रोसेस करनी है, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हमें प्रोसेस करनी है, तो इन तीनों में से कौन सा सिस्टम सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है? कौन सा सिस्टम सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा कांस्टेंट प्रेशर के लिए? अगर हम ओपन कंटेनर में हम रिएक्शन कर दें, ओपन कंटेनर में अगर रिएक्शन कर देंगे, जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है, हमने ओपन कंटेनर में किया, तो ओपन कंटेनर में अगर किया तो प्रेशर जो लगा वो हमेशा कौन सा लगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा थ्रू आउट, तो थ्रू आउट प्रेशर क्या हो गया? कांस्टेंट रहा, तो ये क्या हो जाएगा? आइसोबारिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। अगर किसी भी क्वेश्चन में ये टर्म लिख दिया जाता है कि प्रोसेस इज कैरिड आउट इन एन ओपन कंटेनर या रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एन ओपन कंटेनर, तो मतलब क्या हुआ? प्रेशर वहां पे कांस्टेंट हम लेते हुए चलेंगे, यानी कि वो आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगी। बात सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है। फिर तीसरा हो जाता है इसी प्रकार से आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस का तो मतलब हमने लिख लिया कि dP0। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, और वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब dV0, ठीक है। तो सेम वही चीज़, मतलब अब तो क्लियर है भी, जो चीज़ आइसोथर्मल के लिए थी वही चीज़ आइसोबारिक, वही चीज़ आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम हम कांस्टेंट रख रहे हैं। तो वॉल्यूम कांस्टेंट कब रहेगी? ठीक है, डेफिनेशन तो सिंपल है, लेकिन एप्लीकेशन पे है वॉल्यूम कांस्टेंट कब रहेगी? अगर सपोज करो कोई गैसियस सिस्टम है, तो गैसियस सिस्टम है वो कांस्टेंट वॉल्यूम में कब होगा? जब कंटेनर क्वेश्चन में हमें कैसा बता दिया गया हो? रिजिड। रिजिड अगर जैसे ये क्वेश्चन में बोल दिया गया कि कंटेनर जो है वो रिजिड कंटेनर है जिसकी वॉल्स रिजिड है, तो रिजिड मतलब क्या हो गया? उस जो कंटेनर है उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकती है। तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकती तो क्या हो गया? कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर ये टर्म लिखा हुआ है कि रिजिड कंटेनर, तो मतलब वो प्रोसेस, उसके अंदर जो भी हम प्रोसेस कराएंगे वो प्रोसेस कैसी होगी? कांस्टेंट वॉल्यूम वाली कंडीशन पे होगी, यानी कि आइसोकोरिक। देखो फिर से ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ध्यान में रखनी है। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे आगे कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट है वो कुछ और हो जाती है, कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन में हीट जो है वो कुछ और हो जाती है। देखो जैसे हमने बोला था कि पूरे चैप्टर में हमें क्या हीट वर्क इन्हीं का कैलकुलेशन करना, इन्हीं का इंटर कन्वर्जन। तो कांस्टेंट प्रेशर में हीट कुछ और होगी, उसको निकालने का कुछ और तरीका होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम में कुछ और तरीका होगा। तो इसलिए पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे ना कि प्रोसेस किस टाइप की है, तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारे जो कीवर्ड्स है क्वेश्चन में वो हमारी हेल्प करेंगे। जैसे रिजिड मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, ओपन मतलब कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। चौथी टाइप की प्रोसेस हो जाती है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब भी आप समझ रहे होंगे अपने आप, ठीक है। जो अभी हमने थोड़ी देर पहले एडियाबैटिक वॉल्स की बात की थी, ठीक वही चीज। तो एडियाबैटिक प्रोसेस को हम डिफाइन कर लेते हैं, अ प्रोसेस विच इज कैरिड आउट इन सच अ मैनर that no exchange of heat is possible. No exchange of heat is possible between system and surrounding. सिस्टम और सराउंडिंग में कोई भी हीट का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी? जो वॉल्स होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? एडियाबैटिक वॉल्स होनी चाहिए। तो एडियाबैटिक अगर होगी तो क्या होगा?
हीट का एक्सचेंज नहीं होगा तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, पांचवा जो टर्म हो जाता है, पांचवी टाइप की प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। अब देखो साइक्लिक प्रोसेस क्या है, ये भी जो टर्म है उसी से समझ सकते हैं। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब हो गया कि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम। ठीक है, इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है सिस्टम की सेम हो जाए। अब स्टेट के लिए अभी हमने डिफाइन किया था कि भाई सिस्टम की स्टेट जो है वो हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, सेट ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, सेट ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को ही हमने बोला था कि वो स्टेट है। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल जो प्रॉपर्टीज का जो सेट है वो सेम हो जाए तो हम उसे बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। अब देखो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं इनिशियल और फाइनल स्टेट, देखो जैसे आइसोथर्मल था, हमने ये नहीं बोला था कि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम हो, हमने ऐसे नहीं बोला था, लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इनिशियल और फाइनल स्टेट। देखो ऐसे समझो कि जैसे मान लो कोई स्टेट ए है, ठीक है, हम इससे गए किसी दूसरी स्टेट बी पे, तो स्टेट का मतलब समझ रहे होंगे सेट ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, हमने कुछ भी चेंज किया। ए से बी पे गए, ठीक है, बी से सी पे गए, सी से वापस ए पे आ गए। तो सी से अगर वापस ए पे आ गए तो क्या हो गया, इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या हो गई, हमारी सेम हो गई। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट अगर सेम हो गई तो क्या हो जाएगा, इनिशियल और फाइनल स्टेट अगर सेम हो गई तो ये प्रोसेस कैसी हो जाएगी, साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगी। बात सबके समझ में आ रही होगी साइक्लिक प्रोसेस क्या है। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे समझ सकते हैं, अभी हमने डिफाइन किया था स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन के लिए हमने क्या बोला था कि स्टेट फंक्शन के लिए कि इनका जो मैग्नीट्यूड है सिर्फ पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो अब जैसे मान लो कि ए से बी, बी से सी, सी से ए, तो इनिशियल और फाइनल जो पोजीशन है वो क्या हो गई, सेम हो गई। तो इनिशियल और फाइनल अगर पोजीशन सेम हो गई तो चेंज इन या हम इसको ऐसे बोले कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई तो मतलब इनिशियल और फाइनल जो स्टेट फंक्शन है वो भी क्या हो गया, सेम हो गया। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट फंक्शन अगर सेम हो गया तो चेंज इन स्टेट फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना है कि फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा स्टेट फंक्शन विल बी जीरो। हमने देखो यहां पे डेल्टा टर्म यूज किया है, ध्यान रखना डेल्टा और डी में डिफरेंस है। तो डेल्टा स्टेट फंक्शन जो है वो जीरो होगा, मतलब डेल्टा जी जीरो हो गया, डेल्टा एच जीरो हो गया, डेल्टा यू जीरो हो गया, डेल्टा एस जीरो हो गया, कोई भी स्टेट फंक्शन अगर है तो देखो इस तरीके से हम ये डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इनका क्या मतलब है वो तो खैर हमें आगे समझना ही है। तो इस तरीके से ये मतलब हमें ध्यान में रखना है कि जो ओवरऑल कोई भी साइक्लिक प्रोसेस होगी तो चेंज इन स्टेट फंक्शन क्या होगा, जीरो होगा। तो ओवरऑल देखो डिफरेंट टाइप की प्रोसेस ये इस तरीके से हो जाती है। ठीक है, तो अब आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट टर्न में कंटिन्यू करेंगे। तो देखो फिर से ये चीज़ थोड़ा सा जो बेसिक चीज़ें जो है, अभी तो शू की एक दो क्लास तो देखो आज तो हमने सिर्फ बेसिक टर्म्स ही डिस्कस किया है जो पूरे चैप्टर में यूज होने हैं। अभी आगे एक और क्लास में ऐसे ही होगा कि सिर्फ बेसिक टर्म ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं के ऊपर ध्यान रखना है। ठीक है, और शू से बताया जा रहा है थोड़ा सा इस चैप्टर पे फोकस करें, अदरवाइज इसमें दिक्कत हो जाती है, आगे चल के देखोगे इसमें दिक्कत हो जाती है अगर आप इसमें ध्यान नहीं रखेंगे, थोड़ा फोकस नहीं रखेंगे। और अगर फोकस रख के चलेंगे तो फिर देखोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सब सारे क्वेश्चन जो है आप लोग अपने आप कर लेंगे, जो आए हुए क्वेश्चन है, जैसे भी कठिन से कठिन क्वेश्चन भी आप अपने आप कर लेंगे। थोड़ा सा बस फोकस इसमें बना के चलें। ठीक है, फिर इसके आगे हम नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करते हैं।